ओम श्री गण गणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर, दिन के स्वामी बुद्धदेव श्री गणेश तथा माँ लक्ष्मी माँ शारदे की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान रख, गुरुजनों को नमन कर, अभिनंदन करते हैं आपका वरुण स्टोर द्वारा प्रस्तुत आज के दैनिक पंचांग। यह दैनिक पंचांग हम नित्य प्रस्तुत किया करते हैं और इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त करते हैं वह दृक पंचांग से लिया करते हैं। छवि तथा ध्वनि गूगल से ली जाती है और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के सौजन्य से उनके माध्यम से हम सफलपूर्वक पहुंचा पाने में समर्थ हो। जिस प्रकार पंचांग के 5 अंग होते हैं, इस प्रस्तुति के भी 5 भाग। पहला भाग पंचांग मुहूर्त और ग्रहों के गोचर से संबंध रखता है और इसी पहले भाग में से पंचांग और मुहूर्त को लेकर आपके सुझाव के अनुरूप इस प्रस्तुति का लघु रूप आपके लिए हम अलग से नित्य प्रस्तुत करते हैं। दूसरा भाग नक्षत्र से संबंधित, जिसे ताराबलन कहते हैं। आज के तारे, नक्षत्र को तारा भी कहा जाता है। आज के तारे आज विभिन्न नक्षत्रों में जन्मे जातकों के लिए क्या शुभता और अशुभता के क्या संकेत लेके आए, आज का दिन कैसा हो। नवतारा चक्र पद्धति के सिद्धांत पर आधारित यह, जिसके आधार पर सभी किसी भी जातक के सभी ग्रहों का फल कैसा होगा, विभिन्न नक्षत्रों में जातक जन्म का कैसे हमारे लिए सुखता लाएंगे, यह सत्य हम इस प्रस्तुति में जानेंगे। विशेष चर्चा प्रस्तुति। तीसरा भाग जन्म राशि, इसे चंद्र बलन कहते हैं। जन्म राशि में यानी राशि के अनुसार आज कैसा दिन होने की संभावना है। चंद्रमा जिस राशि में भ्रमण कर रहे हैं और जन्म कुंडली में जिस राशि में बैठे हैं, दोनों को मिलाकर यह प्रतिफल निकाला जाए। चौथा भाग चौघड़िया, यह एक प्रकार का मुहूर्त ज्योतिष है जो किसी भी कार्य के लिए जिसमें हम शुभता की अपेक्षा करते हो उसके लिए काफी उपयोगी होता है। इसकी उपयोगिता काफी है, अतएव उपयोगिता को देखते हुए यूट्यूब पर हमने अलग से भी वीडियो रखा है, हिंदी और अंग्रेजी में अलग अलग। चौघड़िया की उपयोगिता हिंदी में, अंग्रेजी में यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया। विस्तृत चर्चा प्रस्तुति। पांचवा और अंतिम भाग अंकों के अंक में हम जन्म लेते हैं, अंकों के साथ ही पलते बढ़ते हैं और अंक ही हमारा साथ देते हैं। अंक की ही हमारे अंकों के प्रतिस्पर्धा में ही हम जीतते रहते हैं और अंक ही हमारी उपलब्धि का सार। तो अंकों को पहचानना जरूरी है, नितांत आवश्यक है। और ये एक अंक एक से 9 तक ये समझना, इन्हें पहचानना, इनका उपयोग करना, इसी उद्देश्य से यह प्रस्तुति कि हम इसको सही ढंग से पहचाने, सही ढंग से उपयोग करें। साथ ही साथ इसी प्रस्तुति में आज का दिन विभिन्न तिथियों को, किसी भी माह के विभिन्न तिथियों को जन्मे जातक के लिए कैसा दिन होगा, आज के अंक क्या होगा। इस प्रकार पांचों भाग आपके लिए ज्ञानवर्धक, रोचक तथा उपयोगी होने वाला है। इसे जरूर देखें और हमारे साथ बने रहें। जय हिंद। क्योंकि इस प्रस्तुति को हम सजा कर आपके लिए अधिक उपयोगी बनाकर लेके आए। तो चलिए चलते हैं प्रस्तुति और जाने के क्रम में पंचांग से आरंभ करते हैं। पंचांग मांग ऊर्जा की भाषा में शुभ और अशुभ मुहूर्त जानने का एक माध्यम, किंतु हमारे जीवन में इसकी महत्ता बहुत अधिक। यह केवल शुभ मुहूर्त जानने तक ही सीमित नहीं है, यह हम सबके निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, आत्मबल बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिसके फलस्वरूप हम सबके जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो चलिए आइए हम सब पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बनाए।
अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार। साथ ही साथ साझा करें प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों तथा शुभेच्छुओं के संग, ताकि उनके जीवन में शुभता आ सके। वे भी पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित कर अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सके। और उनके इस प्रयास में अक्सर एक महत्वपूर्ण करते हैं। चले श्री राम की स्तुति करते हुए, उद्घोष करते हुए श्री राम का हम चलते हैं प्रस्तुति के पहले भाग। जय श्री राम। स्वागत है आपका प्रस्तुति के पहले भाग। आज का दिनांक 10 दिसंबर 2025, महापौष पक्ष कृष्ण शाका संवत 1947 विश्व वसुन विक्रम संवत 2082 कल कलायुक्त और कल युग का 5 सूर्योदय 6:25 पर, सूर्यास्त 5:05। सनराइज एट 6:25 AM, सनसेट एट 5 PM। आज का दिशा शुभ उत्तर है। फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो तिल या धनिया का सेवन कर यात्रा में शुभ। पंचांग के 5 अंग इस प्रकार। तिथि अपराह्न 1:46 तक खष्टी जो नंदा तिथि के अंतर्गत आता है। उसके बाद सप्तमी जो भद्रा तिथि के अंतर्गत आता है। नक्षत्र देर रात्रि 2:44 तक माघा। उसके बाद पूर्व फाल्गुन। योग दिन के 12:46 तक पैतृक, तत्पश्चात विष्णु। करण अपराह्न के 1:46 तक वनिज, तत्पश्चात देर रात्रि 1:45 तक वृश्चिक, भद्रा और तब पौ। ये रहे हमारे पंचांग के 5 महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व भोलेनाथ तिथि के भांति भोलेनाथ को नमन करते हैं और भोलेनाथ को नमन करते हुए उनका आज वास कहाँ है और उसकी शुभता कैसी है, यह जानने का प्रयास करते हैं। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। आज दोनों पक्ष यानी कृष्ण पक्ष षष्ठी जब है या कृष्ण पक्ष सप्तमी है तो भोलेनाथ का स्थान क्रमशः भोजन और शमशान पर है, जो कि शुभ नहीं है। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। महत्वपूर्ण मुहूर्त के शुभ मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त आज नहीं है। अमृतकाल देर रात्रि या कहे मध्य रात्रि 0:18 से 1:55 रात्रि तक। रवि जो प्रातः 6:25 से देर रात्रि 2:44 तक। विजय मुहूर्त अपराह्न 1:28 से अपराह्न 2:10 तक। गोधूली वेला संध्या 4:57 से संध्या 5:24 तक। और निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:16 से मध्य रात्रि 0:10। रात्रि में किए जाने वाले पूजा पाठ, जब तक साधना, तंत्र मंत्र आदि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ होता है। अशुभ मुहूर्त में सबसे प्रभावी अशुभ मुहूर्त राहु काल दिन के 11:42 से 1:02 अपराह्न तक। गोलिक काल दिन के 10:23 से 11:42 तक। यमगंड प्रातः 7:44 से प्रातः 9:04 तक। वर्ण मुहूर्त अपराह्न 2:33 से अपराह्न 4:11 तक। भद्रा अपराह्न 1:46 से देर रात्रि 1:45 तक। और गणमूल प्रातः 6:25 से देर रात्रि 2:44। आज का भद्रा का वास पाताल है, जो कि अशुभ। तो ये है हमारे महत्वपूर्ण शुभ और अशुभ। ग्रहों की आकाशीय स्थिति को देखते हैं। तो ग्रहों की आकाशीय स्थिति ये इस प्रकार है। अंश के अनुसार सूर्यदेव और शुक्रदेव तथा राहु और केतु ये शक्तिशाली है। शेष ग्रह बलशाली नहीं। चंद्रदेव सिंह राशि में आ चुके हैं। आज किसी भी ग्रह का राशि परिवर्तन नहीं। यदि राशि के अनुसार यदि ग्रहों को देखा जाए तो मित्र राशि में 4 ग्रह, शत्रु राशि में 2 ग्रह, सम राशि में 3 ग्रह हैं और अपनी राशि में कोई ग्रह नहीं। क्योंकि मंगल अपनी राशि में चल रहे थे, वे वहां से निकल चुके हैं। चंद्रदेव भी अपनी राशि से चल चुके। इस प्रकार मंगल की राशि में 3 ग्रह, सूर्य की राशि में 2 ग्रह, बृहस्पति की राशि में 2 ग्रह और चंद्रमा और शुक्र की राशि में कोई ग्रह नहीं। शेष ग्रहों की राशियों में एक एक ग्रह।
किसी भी ग्रह का आज राशि परिवर्तन नहीं। नक्षत्र के अनुसार यदि ग्रहों को देखा जाए तो मित्र के नक्षत्र में एक ग्रह, शत्रु के नक्षत्र में दो ग्रह, सम नक्षत्र में चार ग्रह और अपने नक्षत्र में दो ग्रह हैं। जो ग्रह अपने नक्षत्र में है वे हैं बृहस्पति देव और राहु देव। इस प्रकार नक्षत्र के अनुसार शक्तिशाली ग्रह में बृहस्पति देव के नक्षत्र में दो ग्रह, बुध देव के नक्षत्र में दो ग्रह, केतु देव के नक्षत्र में दो ग्रह और सूर्य, चंद्र और मंगल के नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है, ये स्वतंत्र ग्रह हुए। और शेष ग्रहों के नक्षत्र में एक एक ग्रह। इस प्रकार हमारे पहले भाग की प्रस्तुति यहाँ पर समाप्त होती है। हमने आरंभ में भी कहा था कि आज किसी ग्रह का राशि परिवर्तन नहीं है। चलिए चलते हैं दूसरे भाग। यह नक्षत्र के अनुसार आज कैसा दिन, आज के तारीख क्या बोल, यह ताराबलम इसे कहते हैं। चंद्रमा जिस नक्षत्र में गोचर करते हैं उस उन नक्षत्रों की सूची ताराबलम के समक्ष आपके सामने है। और ताराबलम के नीचे जो सूची है वह भी नक्षत्रों के नाम है, लेकिन वह नक्षत्र जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में भ्रमण कर रहे हैं उससे संबंध। यह मूलतः जब चंद्रमा जिस नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, उदाहरण स्वरूप आज चंद्रमा माघा नक्षत्र में गोचर कर, तो माघा नक्षत्र में गोचर जो कर रहे हैं तो हम पहला ही कॉलम को पकड़ेंगे और जिस नक्षत्र में जन्मे जातक है उस कॉलम को पकड़ेंगे। तो कुल 9 स्थितियां बन सकती है। यदि 9 नक्षत्र 27 नक्षत्र है, 9 ग्रहों के समूह में है, स्वामित्व में है, तो 9 स्थितियां बन। आज का तारा, आपका तारा आज जन्म, संपर्क, विपक्ष, क्षेम, प्रत्यय, साधक, निर्धनी, मित्र या मित्र के रूप में हो सकता। और यह जब भी आपका तारा संपर्क, क्षेम, साधक, मित्र और मित्र में आपको दिखता है, संकेत देते हैं अशुभता। और उसी के विपरीत यदि जन्म, विपद, प्रत्यय और निर्धनी में है तो अशुभता की ओर इंगित करते। जब भी शुभता की ओर इंगित हो, आज का तारा आपका शुभता का संदेश दे रहे हैं, तो वैसी स्थिति में आप अपने कार्यों का निष्पादन त्वरित गति से करें, शुभता पाए। और साथ ही साथ यदि आपका तारा आज का जन्म, विपद, प्रत्यय और निर्धनी में है तो दैनिक जो कार्य आरंभ हो चुके हैं उन्हें भी सावधानी पूर्वक कार्य समाप्ति करें, रोके नहीं। और दैनिक कार्य भी सावधानी से करें। इसके अतिरिक्त नए कार्य की शुरुआत बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि इसमें शुभता की संभावना कम, अशुभता की संभावना ज्यादा होती है। और कोई भी कार्य हम शुभता के हेतु करते हैं, इसलिए हम यही आपसे सलाह देंगे कि कहीं भी कोई भी उपाय को देखें, जोखिम न लें, क्योंकि शुभता एक बार कार्य में शुभता नहीं हुई फिर आप उसको अशुभता से शुभता में बदलना बहुत मुश्किल। तो ये रहे ताराबलम। यह ताराबलम सिद्धांत नवतारा चक्र पद्धति पर आधारित है। नवतारा चक्र पद्धति मूलतः यह बताती है कि ग्रहों जो सभी ग्रह कौन से जातक सभी जातकों के लिए पूरे जीवन काल में कौन कौन ग्रह शुभ हैं, कौन शुभ नहीं। और इस प्रकार यदि आज हमको पता चल जाए कि हमारे ये ग्रह शुभ है, ये ग्रह शुभ है और इनकी दशा महादशा शुभ होगी, इनकी दशा महादशा शुभ होगी, चुनौती भरे हो सकते हैं, तो क्या हम मानसिक अपने आप को शुभ ग्रहों की महादशा में योजनाबद्ध तरीके से योजना बनाकर हम सभी कार्यों का निष्पादन हम कर सकते हैं और कार्य में शुभता ला सकते हैं। और वहीं यदि हमारे लिए कुछ चुनौती भरे समय आने वाले हैं तो मानसिक रूप से हम अपने आप को तैयार करते हैं, जो कि उचित समय पर पीड़ा कम देती है।
वेदना कम, और हम अपने अंत तो गत्वा ये सभी हमारे स्वास्थ्य को अच्छा प्रभावित करते हैं। इसलिए नौ तारा चक्र पद्धति को जानना अत्यंत नितांत आवश्यक है, और पहचानना। और एक बार आप अपने ग्रह को पहचान लिए, पूरे जीवन काल के लिए आपके लिए क्या होगा, ये ग्रह कैसे उपयोग। और ये नौ तारा चक्र पद्धति जिस सिद्धांत पर आधारित है वह है ग्रहों के मन नक्षत्र होते हैं। ग्रह अपना फल नहीं देते, नक्षत्र ही फल देते हैं, या कहीं से कहे तारे ही फल देते हैं, क्योंकि नक्षत्र को तारा भी कहा जाता है। इसलिए नवतारा चक्र पद्धति से अब ग्रहों के मन नक्षत्र होते हैं, तो कुल 27 नक्षत्र हैं, ग्रह 9 ही है। तो कौन से ग्रह किस नक्षत्र के फल देंगे, इसे जानने के लिए 27 नक्षत्रों को 3 श्रेणियों में, 9 नक्षत्रों का समूह बनाकर 3 समूहों में रखा गया, 3 श्रेणियों में रखी गई। और ये है आपके पहला 1 से 9 नक्षत्र तक पहले समूह में, दूसरा 10वां से 18वां, तीसरा 19वां से 27वां। और इनको 3 श्रेणियों में इसी तरह से आप कहें, पहला श्रेणी में 1 से 9, दूसरा श्रेणी में 10वां से 18वां, तीसरा श्रेणी में 19वां से 27वां। और ग्रहों को महादशा के क्रम में रखा गया। पहला ग्रह केतु देव, दूसरा शुक्र, तीसरा सूर्य, चौथा चंद्रमा, 5 मंगल, छठा राहु, 7वां बृहस्पति, 8वां शनि और 9वां बुध देव। और पहला जो ग्रह है केतु देव, इनके साथ हर श्रेणी में से पहला नक्षत्र जुड़ गए, यानी पहला 10वां और 19वां नक्षत्र का स्वामित्व केतु देव को मिला, दूसरा 11वां और 20वां नक्षत्र का स्वामित्व शुक्रदेव को, सूर्य देव को तीसरा 12वां 21वां नक्षत्र, चौथा 13वां और 22वां चंद्रदेव को इसी क्रम में बढ़ते हुए 9, 18वां 27वां नक्षत्र का स्वामित्व बुध देव को गया। और यह सूची इस प्रकार बनी। यह आपके लिए काफी उपयोगी है, आप सहेज कर रख सकते हैं। अब फलित कैसे करते हैं और जानते कैसे हैं कि कौन से ग्रह शुभ होंगे, कौन से अशुभ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान से देखें। हम अपने जन्म पत्रिका में देखें कि हमारा जन्म किस नक्षत्र में हुआ है। जिस नक्षत्र में हुआ है वहां से हम उस सूची सारणी में से उसको चिन्हित करें और देखें, फिर पकड़े कि कौन से उसके ग्रह बनते हैं, स्वामी कौन ग्रह। यही ग्रह हमारे जन्म ग्रह हुए। हमारा जन्म इसी दशा महादशा में हुआ होता है, यह पक्का है। और पिछले जन्म में मृत्यु भी इसी नक्षत्र में हुआ हो, इसी ग्रह के नक्षत्र में होता है, यह भी निश्चित है। क्योंकि आप जन्म कुंडली जब बनाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका दशा महादशा की सूची जहां आएगी वहां पर आपको आएगा कि भोगांश शब्द आ सकता है, रेसिडुअल शब्द आ सकता है, शेषांश शब्द आ सकते हैं। यानी यदि किसी दशा महादशा की अवधि यदि 20 साल है और हमने उसमें से 8 साल भोग लिए पिछले जन्म में, तो 12 साल या उतना महीना उतना दिन जोड़ करके आते हैं, इतना दिन बाकी, और उसे इस जन्म से शुरुआत कर, ये सिलसिला चलता है। तो दशा महादशा का फल जो पहला होता है वह निश्चित फल देता है, उसे हम अशुभता की स्थिति में रखते हैं। दूसरा, चौथा, छठा, 8वां और 9वां ग्रह जो होते हैं शुभ फलदायी होते हैं, वह अच्छा फल देते हैं। और पहला, तीसरा, 5वां, 7वां यह शुभ फलदायी होते हैं। और इस प्रकार हम पहले से जान सकते हैं कि कौन से ग्रह हमारे लिए शुभ होंगे, कौन से अशुभ। ग्रह आपके जन्म कुंडली में किस नक्षत्र में बैठे हैं वह कैसा फल देंगे, यह भी हम जान सकते हैं। उसी तरह से एक उदाहरण हम लेते हैं। आज बुधवार का दिन है, हम सीधा आज का चंद्रमा का लेते हैं। आज का चंद्रमा माघा नक्षत्र में जा रहा है। माघा नक्षत्र में माघा नक्षत्र का जन्म हुआ, यह केतु देव का हो। तो केतु देव पहला ग्रह बने। दूसरा ग्रह
शुक्र, तीसरा सूर्य, चौथा चंद्रमा, पांचवा मंगल, छठा राहु, सातवां बृहस्पति, आठवां शनि, नवा बुध। और इस प्रकार यदि कहें तो पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां पूरे जीवन काल के लिए सूतक हमारी चुनौती भरे ये हो सकते हैं। और दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, नवा ये सूत्र तय होते हैं। इसे दूसरे रूप से समझते हैं। आज का बुधवार का दिन है, बुध के नक्षत्र से पकड़ते हैं। बुध के ग्रह में, बुध के नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए पहला ग्रह बुध हुए, दूसरा केतु। तो इन बुध के नक्षत्र के संदर्भ में आप देखें तो केतु, सूर्य, मंगल, बृहस्पति और शनि इनके लिए शुभकारी। शेष ग्रह चुनौती भरे हो सकते। अब हमें ग्रह के बारे में नाम पता चल गया, तो उस दशा महादशा का फल भी पता चल गया। कौन सा शुभ ग्रह का महादशा होगा, कौन सा चुनौती भरा हो सकता है। साथ ही साथ जन्म कुंडली में बैठे ग्रह की स्थिति भी पता चल गई। और इसके अतिरिक्त जीवन में जितने व्यक्तियों से हम मिलते हैं, कौन से व्यक्ति हमारे लिए शुभकारी हो सकते हैं, कौन से व्यक्ति हमारे लिए चुनौती भरे हो सकते हैं, यह हम अग्रिम रूप से जान सकते हैं उनका नक्षत्र जान के। और जब वो जानते हैं तो हमारे लिए बिजनेस पार्टनरशिप कौन सा बढ़िया होगा, जो संपत्ति कारक होगा। मित्र अति मित्र संकट में हमें कौन साथ देगा, जो मित्र अति मित्र जन्मे नक्षत्र में जन्मे साधक होंगे, जातक होंगे। वही हमारे साथ मित्रता करके कौन हमें पीठ पीछे वार कर सकता है, जो न्याय धन्य में होगा, प्रत्यय नहीं होगा, विपत्त में हो सकता। तो चाहे वो कितना भी करीब बन के आए, यदि वह शुभ तारा से संबंध रखता है, अशुभ नक्षत्र से संबंध रखता है, तो फिर हमारे लिए शुभकारी नहीं हो। इस प्रकार हम किसी भी व्यक्ति के बारे में जान सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए हमने इस पर अलग से वीडियो भी रखा है, जिसमें भगवान राम, मां सीता तथा पवन पुत्र हनुमान की भी कुंडली चर्चा की। आप उसे देखें और इस नवतारा चक्र पद्धति को समझने का प्रयास करें, ताकि आप अपना ही नहीं, अपने परिजन का भी, शुभेच्छु का भी तारा निकाल सकें। तो चलिए, ये आज इतना ही। अब हम आपको वापस ले चलते हैं, आज का तारा बल क्या कहता है। आज जैसा हमने थोड़ी देर पहले कहा था, मूला नक्षत्र में चंद्रमा 2:40 तक रहेंगे रात्रि तक, उसके बाद में पूर्व फाल्गुनी रहेंगे। तो जिस जातक के लिए आज परेशानी के सबब बन सकते हैं, वे हैं रोहिणी, हस्ता और श्रवण नक्षत्र में जन्मे जातक तथा मृगशिरा, चित्रा और शर्मिष्ठा नक्षत्र में जन्मे जातक, यानी चंद्रमा और मंगल के नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए आज परेशानी का सबब हो सकता है। चंद्रमा के लिए रात के 2:44 तक, और उसके बाद मंगल के नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए। और इस तरह से हम तारा का फल जान सकते हैं, कोई भी व्यक्ति जान सकता है, और अपने आज के बारे में योजनाबद्ध तरीके से एक कार्यक्रम निर्धारित कर सकता है। जब भी आपका तारा आज का सूत्र की ओर इंगित कर रहा है, जैसा हमने आरंभ में भी कहा था कि कोई भी जोखिम लेने की आवश्यकता नहीं है। जोखिम न ले, आप अपने कार्य में अपने कार्यों में जो भी कार्य आप कर रहे हैं उसमें शुभता चाहते हैं, तो चुनौती उस तारे को चुनौती न दे कि हम आप उपाय करके ही करेंगे। फिर भी जानकारी के लिए जो किताबों में लिखा है, वह जानकारी आपकी समझ प्रस्तुत कर रहे हैं, न कि उपयोग करने के लिए नहीं कर रहे। आज का तारा यदि जन्म में पड़ता है तो पीला कद्दू पत्ते वाली सब्जी का दान, जो किताबों में लिखा है। विपत में तो गुड़ का दान, प्रत्यय में तो नमक का दान, निर्धन्य है तो त्याग, उसको गुड़ को त्याग जरूरी है, मजबूरी हुई तो तिल सहित फल का दान करें। और इस प्रकार हम आपको तीसरे भाग में ले आए, तो चंद्रमा जिस राशि में गोचर करता है, राशि के अनुसार आज कैसा फल है। आज चंद्रमा का राशि परिवर्तन नहीं है, इसलिए चंद्रमा आज सिंह राशि में, और सिंह राशि में चंद्रमा होने के कारण इस पद्धति को चंद्रबलन कहते हैं। और सिंह राशि में चंद्रमा के होने के कारण मिथुन, सिंह, तुला, वृश्चिक, कुंभ और मीन राशि के जातक के लिए आज शुभता की संकेत। शेष ग्रह राशि वाले थोड़ा सावधान रहे, इस अपने इष्ट देव का ध्यान। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको चौथे भाग में आपका स्वागत करते हैं। चौथा भाग चौघरिया से, एक यह प्रकार का मुहूर्त ज्योतिष है।
यह शुभ और अशुभ काल दर्शाता है। यह किसी भी कार्य को करने के लिए, चाहे वह कार्य दैनिक कार्य हो, पूजा पाठ हो, कोई साधना हो, जो भी कार्य आप करने जा रहे हो, कोई पहला बार कार्य करने जा रहे हैं वह, या जिस कार्य में हम शुभता चाहते हैं, ग्रहों से संबंधित कार्य, तो सारी ये कि किसी भी कार्य में हम जो करते हैं उसमें शुभता ही चाहते हैं, इसलिए सभी कार्यों के लिए एक तरह से यह उपयोगी हो। और इस उपयोगिता को देखते हुए, जैसे आरंभ में कहा था, हमने YouTube पर अलग अलग वीडियो पोस्ट किया है, चौघड़िया की उपयोगिता हिंदी में और यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया अंग्रेजी। आप उसे देख सकते हैं और उस पे यह जानकारी हासिल कर, ज्ञान हासिल कर, आप उसका उपयोग खुद भी कर सकते हैं और अपने परिजन शुभेच्छु व्यक्ति को भी प्रोत्साहित कर सकते हैं, उनको प्रेरित कर सकते हैं कि इसका उपयोग करने के लिए, ताकि उनके जीवन में हर कार्य की सुविधा बने। संक्षेप में यहाँ पर हम चर्चा करते हैं। कुल 8 चौघड़िया दिन के होते हैं, 8 चौघड़िया रात के होते हैं, 16 चौघड़िया होते हैं। और 8 चौघड़िया जो दिन के होते हैं, इन्हें साप्ताहिक दिनों से संबद्ध करने के लिए साथी चौघड़िया का नामकरण किया गया। और 8वां चौघड़िया जो होता है, आदि का चौघड़िया, आरंभ का चौघड़िया, वही अंत का चौघड़िया होता है। इस प्रकार सभी 4 चौघड़िया 7 साप्ताहिक दिनों से संबंध हो गए और ये 7 दिन के स्वामी अलग अलग ग्रह बनते हैं। और ये ग्रह विशेष कार्य, विशेष प्रयोजन, विशेष उद्देश्य के लिए उपयोगी हुआ करते हैं, जो वर्णित है आपके संस्कार में भी। और इस प्रकार चौघड़िया की उपयोगिता, सभी चौघड़िया की उपयोगिता एक तरह से जो हमने सूचीबद्ध की थी, साथ साथ ग्रहों के विशेष कार्य, विशेष प्रयोजन के लिए भी उपयोगी होते हैं। अब जब भी हम चौघड़िया देखेंगे तो दिन का चौघड़िया में, दिन या रात का चौघड़िया, जब भी चौघड़िया हम उपयोग करें, यह हम सुनिश्चित जरूर कर ले अग्रिम रूप से ही कि कोई चौघड़िया अशुभता से अधिक व्याप्त तो नहीं। जो अशुभता से अधिक व्याप्त हो तो उसका त्याग करना चाहिए, उसका उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें शुभता की गुंजाइश बिल्कुल ही नहीं है, अशुभता ज्यादा संभावना है। इसलिए उसे, उस चौघड़िया को त्याग करें। दिन का चौघड़िया जो होता है वह राहु काल, काल बेला, वार बेला से ग्रसित कर सकता है। और रात्रि का चौघड़िया काल रात्रि से। अनुभव के आधार पर हमने पाया है कि दिन का, क्योंकि सूर्य देव का में दिन प्रभावी होते हैं, सूर्य देव प्रभावी होते हैं, सूर्य का होता है, और सूर्य के पुत्र शनि से उनकी कटुता रहती है। इसलिए शनि का चौघड़िया प्रतिदिन काल बेला से ग्रसित कर। और शनि का चौघड़िया को कहा भी गया है कि यह दैनिक वृत्ति के लिए बहुत ही उपयोगी है और आमतौर पर यह शुभकारी नहीं, इसे पापी ग्रह कहा गया है, इसलिए इसे काल के रूप में चिन्हित किया गया है। कोई भी शुभ कार्य इसमें नहीं करना चाहिए, लेकिन धनोपार्जन हेतु की जाने वाली गतिविधियों के लिए यह काफी लाभदायक है। तो काल चौघड़िया जो है, काल बेला से प्रतिदिन ग्रसित रहता है। और रात्रि को में आते हैं, रात्रि में जो रात्रि चंद्रमा का होता है, और चंद्रमा का रात्रि इनके पुत्र बुध से, चंद्रमा की व्यवस्था नहीं रहती, बुध नाराज रखते हैं। तो इस कारण से बुध का चौघड़िया जो लाभ चौघड़िया है, वह रात्रि का चौघड़िया, रात्रि के चौघड़िया में रात्रि का लाभ चौघड़िया वह काल रात्रि से ग्रसित होता है, दिन का नहीं। दिन का रोटेशन के अनुसार जैसा है, तो राहु काल से ग्रसित हो सकता है, वार बेला से ग्रसित हो सकता है, और काल बेला से ग्रसित नहीं हो सकता, क्योंकि काल बेला हमेशा शनि के चौघड़िया से होता है। इस प्रकार चलिए आज देखते हैं आज का चौघड़िया क्या कहता है। आज का चौघड़िया दिन बुधवार का है, लाभ चौघड़िया से दिन आरंभ हो रहे हैं, लाभ चौघड़िया से दिन समाप्त। और दिन का काल चौघड़िया जो हमने कहा था 9:04 से 10:23 तक, यह काल बेला से ग्रसित है। और रूप चौघड़िया जो 11:42 से, मंगल का चौघड़िया है, 11:42
अपराह्न 1:02 तक है, वह राहु काल और 12 से 10। रात्रि का चौघड़िया, लाभ चौघड़िया जो रात्रि के 3:04 से, या भोर में कहें 3:04 से 4:45 तक है, वह काल रात्रि से। इन 3 चौघड़िया को त्याग कर शेष चौघड़िया का उपयोग कर सकते हैं 3 अंक को। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको ले चलते हैं अंतिम पड़ाव पर, अंकों के अंक में। अंक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और जन्म से लेकर मृत्यु तक अंक के पीछे हम रहते हैं, अंक हमारे पीछे रहते हैं। अंकों से ही हमारी प्रतिस्पर्धा देखी जाती है, अंकों से के पीछे हम रहते हैं और अंक ही हमारे लिए कोई भी चीज का मापदंड। तो अंकों को जानना, पहचानना यह नितांत आवश्यक है, क्योंकि कुछ अंक हमें परेशान भी करते हैं, कुछ अंक हमें सकारात्मकता भी देते हैं। और अंकों की दुनिया में 1 से 9 अंक तक ही होते हैं जो कि अंक प्रयुक्त होते हैं, और ये 1 से 9 तक जो अंक है, यही अंक हमारे लिए उपयोगी होता है। एकल अंक में ही अंक ज्योतिष काम करता है और वो अंक है 1 से 9 तक। शून्य को गणना में नहीं लेते, क्योंकि शून्य अनिश्चितता को दर्शाता है। तो 1 से 9 तक एकल अंक। अंक ज्योतिष का पहला नियम कि जब भी 2 अंकों का समूह या 2 से ज्यादा अंकों का समूह हमारे समक्ष होता है, तो उन अंकों को जोड़कर एकल अंक में परिवर्तित कर लेते हैं। तो सबसे पहला एकल अंक में परिवर्तित कर, हम इन अंकों को देखें, 1 से 9 तक के अंकों को देखें, तो 5वां अंक ऐसा होता है जो कि बीच का अंक है, मध्य का अंक है, और ये अंक हमेशा हमारे लिए संतुलन का काम करते हैं, बैलेंसिंग का काम करते हैं, क्योंकि यह 5 अपने से ठीक मध्य में है, अपने से पूर्व आने वाले अंकों को, बाद आने वाले अंकों को, सभी को यह संतुलित करता है। इन अंकों के शासक ग्रह अलग अलग ग्रह हैं। 1 के सूर्य, 2 के चंद्रमा, 3 के बृहस्पति, 4 के राहु, 5 के बुध, 6ठा का शुक्र, 7वां का केतु, 8वां का शनि और 9वां का मंगल। और जब हमारे जन्म तिथि में कोई ग्रह नहीं रहता है और अनुपलब्ध रहता है, तो चूंकि ग्रहों के अपने अपने तत्व होते हैं, अपने अपने गुण होते हैं और अपनी अपनी ऊर्जाएं, क्षमताएं होती हैं, तो जो अंक हमारे उपलब्ध नहीं है जन्म तिथि में, उन अंक ग्रहों से संबंधित गुणों, तत्वों, ऊर्जा से हम वंचित रहते हैं। साथ ही कुछ अंक ऐसे भी हो सकते हैं जो कई बार पुनरावृत्ति हो, उसकी रिपीटेशन हो, 2 से जब अधिक बार रिपीटेशन कोई अंक होता है, वह हमारे लिए असंतुलित हो जाता है और वह उल्टा काम करता है, निगेटिविटी हो। तो जिस ग्रह से संबंधित अंक हमारे वैसे हैं, उसके लिए वह हमारे लिए परेशानी का सबब बन सकते हैं, इसलिए अंकों को पहचानना जरूरी। अगला, अंकों को जो हम अंकों के साम्राज्य में अंकों और ग्रहों के गुणों को देखते हुए उन्हें विशेष नाम से पुकारा जाता है। एक को राजा से, या क्योंकि एक के जो शासक ग्रह है सूर्य है, जो कि सभी प्लैनेट में किंग है, इसलिए राजा से। सरकार से, या ऑफिस में कर कोई कर्मचारी काम कर रहा है तो उसके लिए बॉस से। 2 को रानी या पार्टनर से, 3 को गुरु या सलाहकार से, 4 को शरारती तत्वों से, नियम तोड़ने वाले व्यक्तियों से, झूठ बोलने वाले व्यक्ति, 5 को राजकुमार से, 6 मंत्री या हमारे लिए जिसे कहते हैं सहजता देने वाला या आराम देने वाला, हमारे लिए यह व्यवस्था करने वाला वह व्यक्ति, 7 धर्मगुरु से, या ऐसे व्यक्तियों से जिस व्यक्तियों को भविष्य में घटने वाली घटनाओं का पूर्वाभास हो, पूर्वानुमान हो, ईश्वर द्वारा प्रदत्त ऊर्जाएं मिलती है जिससे वो जानता है। 8 अपने समाज के नीचे तबके के लोग, अपने अधीन कार्य करने वाले लोग, नौकर चाकर आदि से, साथ ही साथ न्यायालय से। और 9 अंतिम अंक 9 को जो मंगल से है,
सेनापति, डॉक्टर, पुलिस और मंगल खून से भी संबंधित है। इस प्रकार ग्रहों को यदि हम देखें, अंकों को उनके नाम से, जो अगर ये हमने सूचीबद्ध की और नाम से ही यदि आपस में तालमेल करने का कोशिश करें तो हम समझ सकते हैं कि किसमें मित्रता हो सकती है, किसमें शत्रुता हो सकती है। चर्चा फिर अभी इस पर करते हैं आगे। अब हम जन्म तिथि पर जाते हैं। जब हम जन्म लेते हैं तो ईश्वर हमें कुछ अंक उपहार के रूप में देते हैं और यह अंक चिर होता है, यानी स्थायी होता है, बदलता नहीं। और ये अंक होते हैं जन्म तिथि के रूप, जिसमें तिथि माह और वर्ष हुआ करते हैं। तिथि और माह एक अंक या दो अंकों का हो सकता है और वर्ष 4 अंकों का। नियम क्या है? हमने एक तिथि ली है जिनका इस महान महिला व्यक्तित्व का आज ही जन्म तिथि, मैं उन्हें पहले बधाई देता हूं। जब भी हम जन्म तिथि लेते हैं, एक जन्म तिथि हमने ली है, अब आप देखें 10/12/1960 हमने लिया है। अंक में अंक ज्योतिष के मूल सिद्धांत के अनुसार जब भी दो अंकों का समूह या दो से ज्यादा अंकों का समूह होगा तो हम उसे एक अंक में परिवर्तित करेंगे, और हमने किया भी। 10 का 1 होता है जो कि आपके समक्ष यहाँ पर दिख रहा है। 10 का 1, उसके बाद 12 का 3 और 1960 का 7, तीनों को जोड़ते हैं तो 11 होता है। एक यहाँ पर फॉर्मूला और आता है कि 11, 22, 33 कहीं भी अगर गणना में आए या जन्म तिथि में आए तो उसका संबंध जो है तीसरे जन्म से होता है। उसी तरह 13, 14, 16, 19 आता है तो वह पिछले जन्म के कार्मिक ऋण को दर्शाता है। तो तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है इसमें, जो कि हमारे आंतरिक व्यक्तित्व को बताता है, इसे ड्राइवर भी कहते हैं। और तिथि माह वर्ष को जोड़ते हैं तो वह एक अंक पर परिवर्तित करते हैं तो वह हमारा भाग्यांक बनता है, जो भविष्य के बारे में इंगित करता है, इसलिए इसे भाग्यांक कहा जाता है और कंडक्टर होता है, इसे बोलचाल की भाषा में कहते हैं। तो पहला सूत्र हमने कहा था कि दो अंकों का, जब भी दो या दो अंकों का समूह मिले तो उसे जोड़कर एक अंक में परिवर्तित करेंगे। और यहाँ पर यह बताते हैं कि यदि ड्राइवर और कंडक्टर आपस में शत्रु नहीं होना चाहिए, इनका अंक हमेशा शत्रु नहीं होना चाहिए कभी भी। ड्राइवर कंडक्टर यदि बस में भी अगर शत्रु आपस में है तो बस का चलना मुश्किल होता है, इसलिए ड्राइवर कंडक्टर अंक यदि शत्रु अंक निकल गए तो जीवन का फिर आरंभ से ही स्ट्रगल शुरू। अब ये तो ईश्वर द्वारा प्रदत्त अंक है, इसलिए ईश्वर तो हमें स्ट्रगल दे रहे हैं। अब उसको ठीक कैसे करें, इसकी चर्चा करें। तो ईश्वर द्वारा प्रदत्त हमें अंक मिले, हम दूसरा स्थिति बन सकती है कि जब ड्राइवर और कंडक्टर संबंधित नहीं है, लेकिन बाद में किसी पड़ाव पर कोई ऐसा पैसेंजर चढ़ गए या समूह पैसेंजर का चढ़ा जो ड्राइवर कंडक्टर का शत्रु है किसी का, तो वहां से उस पड़ाव से बस कर चलने में कठिनाई होगी। जीवन में भी वही है। यदि हमारा जीवन सब सुचारू रूप से चल रहा है और हम अचानक एक ऐसा अंक ले आए, मोबाइल के रूप में, गाड़ी के रूप में या जो भी, तो अगर ले आए तो वैसी स्थिति में वो उस जगह स्थान से हमारा जीवन में बाधाएं शुरू हो गए। इसलिए अंकों को पहचानना नितांत आवश्यक है, यह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अंकों को पहचानने के लिए अब देखें कि उदाहरण स्वरूप अब हम कहते हैं कि ड्राइवर कंडक्टर आपस में शत्रु, तो कौन सा अंक लाएं? स्वाभाविक है ऐसा अंक लाएंगे जो ड्राइवर और कंडक्टर दोनों का मित्र हो, और ऐसा अंक लाएं जो कि दोनों में तालमेल करा सके। लेकिन स्रोत कहां से होगा? कौन सा कौन सा अंक तो लाए, ये तो हमने निश्चित कर लिए कि दोनों का मित्र होना चाहिए, समझ भी लिए कि ये अंक आना चाहिए, लेकिन कहां से? कुछ अंक ऐसे होंगे कि जीवन के दूसरे पड़ाव में आएंगे, मोबाइल अंक आदि आगे चल के आते हैं। जो पहला दिन से चालू हो वह कौन सा हो? तो जीवन के आरंभ में सबसे पहला ग्रह जो अंक हमें मिलते हैं वह मिलता है नाम से। इस धरती पर आने के बाद जो यहाँ के देवता हमारे हैं, माता पिता या हमारे दादा दादी,
ग्रैंडफादर्स, ये हमारा नाम देते हैं और उस नाम से ही नामांक निकलता है। आप कहेंगे नाम में तो अक्षर होता है, नामांक कहाँ से आया? जी हाँ, हर अक्षरों के अंकीय मूल्य होते हैं और ये अंकीय मूल्य ही नाम, इससे नाम हम निकालते हैं। नाम का अक्षर जो भी होते हैं उन अक्षरों से अंकीय मूल्य को परिवर्तित करके और फिर उस अंकों को जोड़ ये करते हैं। आज जिनका जन्म तिथि है उस महिला का नाम है रति अग्निहोत्री। ये फिल्म एक्ट्रेस है और इनके जन्म तिथि को देखें तो इनका मूलांक हम ये अपने आप देखे होंगे, इनका मूलांक जो बनता है 1 बनता है और भाग्यांक 2 बनता है। इनका नाम का जो है वह 1 बनता है नामांक, और जो नाम का पहला अक्षर, यह भी महत्वपूर्ण है। नाम के संदर्भ में नाम का पहला अक्षर और नामांक, यह शत्रु अंक ड्राइवर और कंडक्टर का नहीं होना चाहिए। याद रखिए, ड्राइवर और कंडक्टर पर भी पूरा अंक ज्योतिष घूमता है। अंक ज्योतिष की धुरी वही है, ड्राइवर और कंडक्टर का अंक। तो ड्राइवर और कंडक्टर का यह शत्रु अंक नहीं होना चाहिए। हम कोई भी अंक लाएं, मोबाइल अंक लाएं, जो भी लाएं, जो भी भविष्य में लाएं कार्य अंक, ये सभी हमारे ड्राइवर और कंडक्टर का शत्रु अंक नहीं हो, यह सुनिश्चित करना। तो अब आइए आगे चलो, ड्राइवर और कंडक्टर का शत्रु अंक नहीं होना चाहिए। अब आप शत्रु अंक को पहचानना चाहेंगे तो जी हाँ, ये लीजिए आपके समक्ष शत्रु अंक। 1 के 8, 2 के 4, 6 8 9, 3 के 6, 4 के 4 9 4 2, 5 के कोई नहीं, 6 के 3 9, 7 के 7 9 3, 8 के 2 9 4 8, 9 के 6 4 2 8 9। और इस प्रकार हम यह सुनिश्चित करते हैं, क्योंकि 1 के 2 मित्र होते हैं इसलिए यहां पर कोई शत्रु अंक नहीं है। ड्राइवर और कंडक्टर भी आपस में मित्र है और नाम भी सही। अगर ऐसा असंतुलित होता है तो हम उसे संतुलित करने की कोशिश कर सकते हैं और यही अंकों को पहचानना है। अब आप इस सूची में आप देखेंगे कि कुछ अंक ऐसे हैं जो कि अपने ही शत्रु हैं। 4 4 का शत्रु, 7 7 का शत्रु, 8 8 का शत्रु, 9 9 का शत्रु। क्यों? इसलिए कि कोई भी 4 राहु है, इल्यूजन कारक है। जो इल्यूजन में व्यक्ति को रखता है तो ऐसा व्यक्ति दूसरा कोई इल्यूजन में रखे वो पसंद नहीं कर सकता। दूसरा कोई झूठ बोलने वाले व्यक्ति को, दूसरा हर व्यक्ति झूठ बोलने वाला चाहता है तो उसके सामने वाला व्यक्ति सच बोले। इसलिए 4 4 का शत्रु होता है। 7 7 का शत्रु, साधु सन्यासी, इंट्यूटिव पर्सन, ये आपस में एक दूसरे के शत्रु होते हैं। नौकर चाकर न्यायाधीश एक दूसरे के जजमेंट के एक दूसरे के शत्रु होते हैं, इसलिए 8 8 को नहीं होता है। एक सेनापति दूसरे सेनापति को पसंद नहीं आता, इसलिए 9 9 के शत्रु। आपके समक्ष एक और सूची रखी है जिसमें नाम का पहला अक्षर या कोई भी अक्षर शत्रु अक्षर हर अंकों का, वह भी सूची हमने रखी। आशा करते हैं कि आपके लिए उपयोगी। यदि बच्चे का नाम आप निर्धारित कर रहे हैं तो ये सुनिश्चित करें आरंभ में ही कि नाम का पहला अक्षर शत्रु अक्षर में न हो तथा सही नाम उसका। तिथि हमारा, हमने कहा था, आंतरिक व्यक्तित्व बताता है। तिथि माह और वर्ष को जोड़ते हैं तो पूरा भविष्य बताता है। तिथि और माह को जोड़ते हैं तो हमारा बाहरी व्यक्तित्व दर्शाता है। ये सभी अंक आपके समक्ष प्रस्तुत और सभी अंक ये स्थायी होते हैं। बाकी अंक जो हम जन्म के बाद व्यवस्था करते हैं वे डायनेमिक होते हैं। अब आज पर्सनल ईयर कैसे निकालते हैं? पर्सनल ईयर निकालने के लिए हम हमेशा जो ओरिजिनल जन्म तिथि जो है उसमें से वर्तमान वर्ष को रिप्लेस कर देते हैं और तब फिर वह भाग्यांक निकालते हैं और वह देखते हैं कि वह हमारा आज का क्या सूचक है। इनका जो उदाहरण स्वरूप रनिंग एज को भी मिलाते हैं। रनिंग एज, पर्सनल ईयर, ये मूलांक भाग्यांक का शत्रु अंक यदि है तो फिर परेशानी का सबब बन सकता है, लेकिन इनके केस में नहीं है। चूंकि मूलांक 1 है
पूर्णांक 1 का शत्रु केवल 8 है, 4 से भी शत्रुता नहीं है, इसलिए राजा किसी का शत्रु नहीं होता, इसलिए इनके लिए दिन अच्छे रहने की संभावना है। हाँ, 2 का 4 से शत्रुता है, क्योंकि रानी झूठ बोलने वाले व्यक्तियों से शत्रुता रहे, तो कुछ स्ट्रगल हो सकते हैं। 2-3 का संबंध आपस में अच्छा है, तटस्थ है, दुश्मनी नहीं। और इस प्रकार हम जनगणना जब कैलकुलेट करते हैं तो यह भी देखते हैं कि कौन से अंक मिसिंग है। और जब भी हम नाम या कोई भी मोबाइल अंक या कुछ भी लाएं तो कोशिश करें कि ड्राइवर और कंडक्टर का शत्रु अंक यदि यहाँ पर मिसिंग है तो ठीक है, लेकिन ड्राइवर और कंडक्टर के यदि मित्र अंक मिसिंग है तो हम इसे व्यवस्था करते हैं विभिन्न रूप से लाने का। जातक का देखें, मिसिंग अंक 4, 3, 5, 7, 8 है। 4 यहाँ पर आएंगे, 3 यहाँ पर आएगा, 5 यहाँ पर, 7 और 8, ये इतने अंक मिसिंग है। इसका मतलब इन देख रहा हूं कि ऊर्जा से ये वंचित है। और कुछ अंक 2 अंक से ज्यादा बार पुनरावृत्ति, इसके चलते आप यह देखें कि इनका जो ड्राइवर है 1 पर जाता है, कंडक्टर 2 पे जाता है, एंजल नंबर भी 2 पर जाता है। 10-12-1960 डेट। और इससे आप देखें कि एक कितना अंक है जो इनके लिए सूर्य का अधिकता से इनको परेशानी हो सकती है। 2 का अंक ज्यादा होना इमोशनल इम्बैलेंस भी कर सकता है। इसलिए ये चीजों को हम गहराई से देखते हैं, अंकों को पहचानते हैं, पहचानने का प्रयास करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। पहचानना आसान है, समझना आसान। तो ये रहे हमारे आज के प्रस्तुति। आज का दिन, आज का अंक क्या कह रहा है विभिन्न तिथियों को जन्मे जातकों को। आज का अंक 4 बनता है, और 4 अंक का विभिन्न मूलांक वाले लोगों से यदि देखें तो केवल इसकी जो तटस्थता है 1 अंक वाले के साथ, 5 अंक के साथ, और मित्रता है 6 और 7 के साथ। यानी 1-10-19-28 को जन्मे जातक, 5-14-23 तारीख को जन्मे जातक के लिए दिन साधारण होने की संभावना है। 6-15-24 और 7-16-25 को जन्मे जातक किसी भी माह के, उनके लिए दिन अच्छे होने की संभावना है। और शेष तिथि को जन्मे जातक के लिए सावधान रहने की आवश्यकता। 4 का शत्रु है, अति शत्रु है, शत्रु ही नहीं अति शत्रु है। 4, 8, 9 इनके अति शत्रु होते हैं 4 अंक वालों के लिए। इस और साथ साथ में 2 और 3 वाले भी शत्रु होते हैं, इसलिए इन्हें सब 3 से 7 में आज 2-3 तिथियों को जन्मे जाते हैं। 2-11-20-29, 3-12-21-30, 4-13-22-31, 8-17-26 और 9-18-27 इन तिथियों को जन्मे जातक के लिए थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि खास करके वाद विवाद से दूर रहें, कोई झांसे में न रहे, ताकि कोई नुकसान न हो। इन शब्दों के साथ हम आज अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए, और आप हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत आशा करते हैं प्रस्तुति आपके लिए बहुत उपयोगी होगा और सार्थक ज्ञानवर्धक। इस चैनल को यदि पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबाना न भूलें, ताकि हमारी हर प्रस्तुति की सूचना आप तक पहुंच सके और आप उसे लाभान्वित हो सके। आपका सुझाव प्रस्तुति को बेहतर बनाने के लिए आमंत्रित है। यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में जाकर सुझाव दें और हमें प्रोत्साहित करें। और अंत में साझा करें प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों तथा शुभेच्छुओं के संग। आज बुधवार का दिन, विद्या का दिन, समुचित इसका प्रचार प्रसार हो। जित सरस्वती बांटने से बढ़ती हैं, और यह आप भी करें। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे हम विदा लेते हैं। कल पुनः नई प्रस्तुति के साथ हम आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बुद्ध देव से प्रार्थना करते हैं, श्री गणेश से आराधना करते हैं, और मां शारदे की स्तुति करते हुए कि आपका दिन शुभ। जय बुद्ध देव, जय श्री गणेश, जय मां शारदा।